अस्सलाम वालेकुम। आज हमने देखना है कि एनालिसिस में सबसे पहले हमारा जो डाटा सेट होता है, डाटा फाइल होती है, उसको पहले कंप्लीट कैसे करना है। तो ये मेरे पास एक कश्यप की फाइल ओपन है। इसमें देखें वैल्यूज़ मिस्ड हैं, ठीक है। अगर मैं इसके वेरिएबल व्यू में जाती हूँ तो यहाँ पर इन्होंने ये वैल्यूज़ सब मैंने दे दी हैं, ये वैल्यूज़ नहीं दी हुई थी। तो ये वैल्यूज़ आपने सबसे पहले फिल करनी है यहाँ पे। मतलब आपने जो भी कोडिंग करते हुए रीकोडिंग करते हुए आपने जेंडर जो रखा है, एज, फैमिली टाइप, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके डेमोग्राफिक्स में है, आपने उसकी जो भी कोडिंग की हुई है उसको जहाँ पे आके वैल्यू में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर 1 में आपने मेल को रखा है, नंबर 2 में आपको फीमेल को रखा है। वैल्यू में आप वो कोड दें जो आपने रिकॉर्डिंग करते हुए दिया है और लेबल में बताएं कि वो मेल है या फीमेल है, या अगर वो एज ग्रुप्स हैं तो क्या एज ग्रुप्स हैं। इसको यहाँ पे लिख के ऐड करते जाएं और वो ऐड करने के बाद इसको आपने ओके कर देना है। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। अगर इनके पास एज के ग्रुप्स थे 4 थे तो उनका वही वैल्यू में 1 2 3 4 लिखा और लेबल में जाके 15 to 30 का एक ग्रुप है, 31 to 45 का ग्रुप है। ये जितने इन्होंने 4 ग्रुप्स बनाए उन चारों को आपने इसी तरह से वैल्यू दे के लेबल करके ऐड करते जाना है और फिर उसको ओके कर देना है। तो इस तरह से आपके जितने भी डेमोग्राफिक्स हैं उनको आपने जिस तरह से कोडिंग की है, उसको रिकोड किया है, उसी तरह से आपने जाके यहाँ पे वैल्यू में उसको लिख देना है। क्योंकि ये करने के बगैर हमारे जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं हम उसको फिल नहीं कर सकते। अब हम डाटा व्यू में जाएंगे। डाटा व्यू में जाने के बाद एनालाइज में गए, मिसिंग वैल्यू एनालिसिस, यहाँ पर एक ऑप्शन है मिसिंग वैल्यू एनालिसिस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें हमारे जितना भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं उन सबको हमने सेलेक्ट करके, मतलब आपके जहाँ से स्केल्स स्टार्ट होते हैं उन स्केल्स और मार्क्स को भी आप बेशक इसमें डाल दें ताकि मार्क्स में भी जो भी मिसिंग है वो फिल हो जाएगा। मार्क्स से लेके हमारे जितने भी नीचे स्केल्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, शिफ्ट को प्रेस करके वहाँ पे लास्ट में जाकर क्लिक कर दें, वहाँ तक सारे सिलेक्ट हो गए हैं और इसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में डाल दें। अब हमारे पास जेंडर, एज, रिलेशनशिप, एजुकेशन, ये सारे हैं कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, मतलब इनकी हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, इनको एक ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इन सबको अब आपने सेलेक्ट करके सबको आपने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में डाल देना है। यहाँ पे EM पे क्लिक करना है और ये नीचे फिर से एक EM की ऑप्शन है, इस EM पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव्ड कंप्लीट डाटा, हमारा जो भी डाटा होगा उसको कंप्लीट कर लें, एक नई डाटा फाइल बन जाएगी। उस नई डाटा फाइल का आप यहाँ पे नाम लिखते हैं फाइनल डाटा सेट, फाइनल डाटा सेट। इस तरह से करने के बाद अब यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू कर दें, कंटिन्यू कर दें। उसके बाद ओके, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसका नाम जो है ना आप सही रखें, मतलब स्पेस ना आए इसके दरमियान में डाटा सेट के नाम में जो आप रखने वाले हैं। जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पे नाम लिखें। फाइनल डाटा सेट विदाउट स्पेस विदाउट एनी डॉट्स मैंने लिख दिया। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये ओके है। अब यहाँ पे इसको ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से ये काफ़ी सारा डाटा आ गया हुआ है कि वैल्यूज़ कितनी थी। EM या एनालिसिस करने के बाद हमारे पास कितना फ़र्क आया उनकी वैल्यूज़ में, तो बहुत कम फ़र्क आता है। जैसे वैल्यूज़ में पहले 149.970 था उसका एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन EM या मिसिंग वैल्यूज़ डालने के बाद वो 150 हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट तरह के टेबल्स हैं, एस्टिमेटेड मीन्स है, डेविएशंस हैं, फिर उसके स्टैटिस्टिक्स हैं, कोरिलेशंस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपके काम का नहीं है, ये जस्ट आपको बताने के लिए। अब यहाँ पर एक नया डाटा सेट, जहाँ पे मैं नीचे क्लिक किया तो ये देखें एक नया डाटा सेट आपके पास आ गया। इसमें आपके पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, वो सारी मिसिंग वैल्यूज जो हैं वो फिल हो गई हैं। मिसिंग वैल्यूज फिल कैसे होती हैं, जो उस रो में जो रिस्पॉन्स आया हुआ था वो उसका एवरेज उठा के उस वैल्यू को फिल कर देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे रिजल्ट्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता।
अगर हम दूसरी तरह से वैल्यूज़ कोड करते हैं, जैसे पहले एक मेथड में मैंने आपको बताया, तो उससे हमारे रिजल्ट्स थोड़े बहुत इफेक्ट होते हैं, लेकिन इससे हमारे रिजल्ट्स इफेक्ट नहीं होते। तो ये एक बेस्ट अप्रोच है मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने की। ठीक है, ये डाटा मैं सेव नहीं करी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये काम करके सेव कर लिया हुआ है, सिर्फ आपको बताने के लिए था कि इस तरह से मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इस डाटा सेट को मैं बंद कर रही हूँ। जहाँ पे आपने दो बातें, एक तो उसमें वेरिएबल व्यू में जाके वैल्यूज़ पुट करनी है, उसके बाद आपने एनालाइज में जाके मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर लेना है। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बॉक्स में डालेंगे, और जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ हैं जितनी भी, वो सारी उस बॉक्स में उनको एक ही दफ़ा डालें, ईएम पे क्लिक करें, ईएम पे क्लिक करें और उसको कंटिन्यू करके ओके कर दें। ओके जी, इसके बाद हमारे पास एक जो मेरे पास इनकी एक फाइनल डाटा सेट मैंने सेव कर लिया हुआ था पहले ही, उसको ओपन करते हैं। अच्छा, ये अब हमारे पास जितना भी इनका डाटा फाइल थी, वो अब हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसके मैंने फिर स्कोरिंग कर ली है, लास्ट में हमारे पास स्कोरिंग्स हैं। इनके हमारे पास वेरिएबल व्यू में जाते हैं। वेरिएबल व्यू में जाके लेबल में, क्योंकि यहाँ पे बार बार नाम लिखा हुआ था, वो बार बार नहीं लिखना, क्योंकि फिर हमें आइटम सेलेक्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, वो बड़े बड़े नाम शो होते हैं, तो वो फिर कंप्यूट करने में मुश्किल होती है। तो जस्ट एक दफ़ा लिख दिया कि यहाँ पर ये स्केल शुरू हो रहा है, फिर आगे ब्लैंक कर दें उसको सारे को। फिर जहाँ पे नया स्केल शुरू हुआ उसका नाम लिख दिया, फिर ब्लैंक, नया स्केल शुरू हुआ उसका नाम, फिर ब्लैंक। अब हमारे पास ये कॉन्टिन्यूस इनके नाम लिखे हुए, ये हमने इनकी अब स्कोरिंग कर ली हुई है। ग्रेटिट्यूड इनका एक स्केल है, ग्रेटिट्यूड को स्कोर कर लिया, उसको लेबल कर दिया। फिर जनरल सेल्फ एफिकेसी है, उसको लेबल कर दिया। फिर इनके पास फटीक के सब स्केल से 5 आई थिंक, 1 2 3 4 5 5 सब स्केल से फटीक के उन पांचों को अलग अलग से कंप्यूट किया। उसके बाद इसका टोटल फटीक का एक अलग क्राइटेरिया दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली फिर टोटल फटीक को भी हमने कैलकुलेट किया। फिर स्पिरिचुअल वेलबींग की इनके पास दो सब स्केल से, एक था रिलीजियस और एक था इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग, उनको दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया, कंप्यूट किया। और फिर स्पिरिचुअल वेलबींग ऑन द होल भी इसको कैलकुलेट किया, जो कि कश्यप ने पहले से ही किया हुआ था कैलकुलेट, और जो कि गलत था। ये यहाँ पर जस्ट मैंने रखा हुआ है, इसको मैंने रिमूव नहीं किया। तो यहाँ पर अब हमारा ये काम भी हो गया, इनकी कैलकुलेशन हो गई। अब हम जाएंगे एनालिसिस। अब हमारा एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एनालिसिस में जाके हमें जो चीज़ चाहिए होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फ्रीक्वेंसीज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि हमें फ्रीक्वेंसी किस तरह से कैलकुलेट करनी है अपने डेमोग्राफिक्स की, वो कैलकुलेट हो गई। उसके बाद हमने स्केल में जाना है, स्केल में जाके हम रिलायबिलिटी एनालिसिस करेंगे। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि रिलायबिलिटी एनालिसिस कैसे होता है। इसी तरह से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपके स्पिरिचुअल वेल बीइंग है, फॉर एग्जांपल स्केल, मैं इसकी रिलायबिलिटी देखना चाह रही हूँ। मैंने इसको लिख दिया है, स्केल को मैं लेबल करना चाह रही हूँ स्पिरिचुअल वेल बीइंग। स्पिरिचुअल वेल बीइंग रिलायबिलिटी, इसकी क्या रिलायबिलिटी है, इसको मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर इनकी रिलायबिलिटी आ गई है 0.835, दैट इज़ क्वाइट गुड रिलायबिलिटी। इसी तरह से मैं दोबारा से एनालाइज में जाऊँगी। हमारा जो नेक्स्ट स्केल, इसको रीसेट करेंगे। स्पिरिचुअल वेलबींग के बाद हमारा नेक्स्ट स्केल है ग्रेटिट्यूड का। 6 आइटम्स हैं, सिलेक्ट किए, ओके किया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड की रिलायबिलिटी आ जाती है हमारे पास 0.483, दैट इज़ आल्सो गुड। रिलायबिलिटी के टेबल में क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है, ये मैंने आपको पहले ही एक
टेबल दिया हुआ है, यहाँ से आपने उन वैल्यूज़ को देखना है और उस टेबल के अंदर फिल करते जाना है और उनके वेरिएबल्स के नाम आपने चेंज कर लेने अकॉर्डिंगली। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट इनका स्केल। ग्रेटिट्यूड के बाद आता है फटीग का। फटीग के जितने भी आइटम्स हैं हमारे पास, मैंने यहाँ से आके इन सबको सिलेक्ट कर लिया। फटीग रिलायबिलिटी ये हमारे पास आई है 0.924। दिस रिलायबिलिटी इज़ वेरी गुड। शायद इन्हीं रिलायबिलिटीज़ की वजह से ही आपका जो हाइपोथेसाइज मॉडल है वो बहुत अच्छे से फिट आए, क्योंकि स्केल जो हैं वो सारे ही रिलायबल हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, मैं इसको रीसेट करती हूँ। रीसेट करने के बाद हमारा लास्ट स्केल है सेल्फ एफिकेसी का। सेल्फ एफिकेसी के पास 8 आइटम्स हैं, इनको सिलेक्ट किया मैंने। सेल्फ एफिकेसी रिलायबिलिटी, ओके, ये रिलायबिलिटी भी 0.957 है, ये भी बहुत अच्छी रिलायबिलिटी है ये स्केल की। तो सबसे कम जो है ये वो ग्रेटिट्यूड की है 0.483, लेकिन इसके 6 आइटम्स हैं तो ठीक है, चलेगा, कोई मसला नहीं। ओके, अब इसके बाद रिलायबिलिटी हो गई हमारी, फ्रीक्वेंसी भी हो गई, वो आपको पहले ही मैंने बता दी हुई है। इसके बाद हमारा आता है कोरिलेशन। हमने कोरिलेशन किस तरह से निकालना है, फिर एनालाइज में जाएंगे, कोरिलेट करेंगे। कोरिलेट में हमारे पास बाई वेरिएट की ऑप्शन है। बाई वेरिएट अब हम कोरिलेशन किसका देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर आके अब हमने देखना है इनका हाइपोथेसाइज मॉडल। उसी तरतीब से हम अपने जो है वेरिएबल्स को उसी तरतीब से सिलेक्ट करेंगे। तो इनका सबसे पहला हाइपोथेसिस था, तरतीब याद रखनी है, जिस तरतीब से आपके हाइपोथेसिस हैं उसी तरतीब से आपके रिजल्ट्स होंगे और उसी तरतीब से आपकी डिस्कशन होगी। तो इनका पहला हाइपोथेसिस था, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप अमंग स्पिरिचुअल वेलबीइंग, एटीट्यूड, फटीग एंड जनरल सेल्फ एफिकेसी। अब ये कह रहे हैं कि इनके दरमियान एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। तो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कौन सा टेस्ट लगता है, कोरिलेशन। अच्छा जी, इसमें मैं देखना चाह रही थी अभी इनका हाइपोथेसाइज मॉडल क्या है। हाइपोथेसाइज मॉडल कहता है स्पिरिचुअल वेलबीइंग का, इमोशनल, रिलीजियस इमोशनल का और ग्रेटिट्यूड का इनके ऊपर इफेक्ट आता है। तो मैं इसी तरतीब से इनको सेलेक्ट कर दूँगी। एनालाइज में जाऊंगी, एनालाइज, कोरिलेट, बाई वेरिएट। अब हमारे पास है स्पिरिचुअल वेलबीइंग, रिलीजियस, स्पिरिचुअल वेलबीइंग, इमोशनल, और उसके बाद ये कहते हैं ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का। इनका इफेक्ट आता है हमारी सेल्फ एफिकेसी पर और हमारे फटीग के जितने भी सब स्केल्स हैं उन सब के ऊपर। ये सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए उसी तरतीब से जिस तरतीब से इनका मॉडल है। यहाँ पे ऑप्शन में जाके हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी क्लिक करेंगे, इसको कंटिन्यू करें और इसको ओके कर दें। यहाँ पर आपके पास ये सारे मीन वैल्यूज आ गई हैं, ये इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है एसटी, और ये आ गया है कोरिलेशन। कोरिलेशन का ये पूरा टेबल। अब वो वैल्यूज जिनके साथ स्टार है, 1 स्टार है या 2 स्टार है, इट मीन्स कि वो उसका रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल हमने पहले देखा था स्पिरिचुअल वेलबीइंग अगर रिलीजियस है, रिलीजियस स्पिरिचुअल वेलबीइंग का इमोशनल वेलबीइंग के साथ रिलेशनशिप है, इसका ग्रेटिट्यूड के साथ रिलेशनशिप नहीं है, जनरल सेल्फ एफिकेसी के साथ भी नहीं है, लेकिन जनरल फटीग के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन है, इमोशनल फटीग के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, मेंटल फटीग के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, विगर फटीग के साथ भी इसका रिलेशनशिप है लेकिन नेगेटिव, और अगर हम ओवरऑल फटीग को देखें तो भी उसके साथ हमारा इसका रिलेशनशिप आता है। तो इस टेबल को देखने का तरीका ये है। इस टेबल में अब आपने जो वैल्यूज उठानी होती हैं ये आपको 1 1 1 1 1 1 नजर आ रहे हैं इस तरह ये।
अब आपको या तो इसके ऊपर वाली वैल्यूज उठानी है, ये वाली, या फिर इसके नीचे वाली वैल्यूज लेनी है, कोई एक तरह की वैल्यूज लेनी है। और इसमें वैल्यूज सिर्फ पीयरसन कोरिलेशन, इसके मतलब ये जो 1 है इसके सामने जो पूरी लाइन लिखी हुई है जस्ट ये वाली वैल्यूज आपने लेनी है। बाकी सिग्निफिकेंट, टू टेल्ड और एन वाले को आपने स्किप कर देना है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट वेरिएबल आता है, उसकी वैल्यूज आती हैं, उसको लेना है और बाकी सबको स्किप कर देना है। ठीक है, 1 के ऊपर वाली वैल्यूज उठाएंगे ट्रायंगल शेप में, या फिर नीचे वाली वैल्यू उठाएंगे, दोनों सेम होती हैं, ऊपर और नीचे वाली सेम होती है। अब इसको आपने टेबल में किस तरह से लिखना है, आपके पास अब टेबल आता है, ठीक है, इस तरह से टेबल में आ गया। यहाँ पे आपने नाम लिखे सारे वेरिएबल्स के, ऊपर भी इसी तरह से नाम लिखेंगे। रिजल्ट्स का जो चैप्टर 3 स्टार्ट होता है इस तरह से लिखेंगे, रिजल्ट्स की हेडिंग दरमियान में आएगी। और ये हॉरिजेंटल पेज होता है जिसके ऊपर हम ये कोरिलेशन वाला टेबल लेते हैं, क्योंकि ये पोर्ट्रेट जो टाइप होती है ना पेज की, उस पर टेबल पूरा नहीं आता। इसके बाद जहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि हमने कैलकुलेट किए हैं उनको भी इसके नीचे इस तरह से लिख देना है। अभी मैंने 1 के नीचे वाली वैल्यूज उठाई नहीं है, सिर्फ वो वैल्यूज हैं जो मैं बता रही हूँ कि पीयरसन कोरिलेशन के रो में जो वैल्यूज हैं वो सारी उठानी है आपने। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रायंगल शेप आपके पास टेबल जो है वो बन जाएगा। ये मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। इसमें यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड नहीं था कि इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाए, लेकिन आप BCU में रिक्वायर्ड है कि नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी जाए। तो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीका ये छोटा सा वेरिएबल है जिसमें इन्होंने सबके नाम लिखने के बजाय नंबरिंग कर दी है। मतलब इनके 4 वेरिएबल्स थे, उसको सीरियल नंबर दे दिया 1 2 3 4। तो इसी तरह यहाँ पे बार बार उनके नाम लिखने के बजाय उस पर भी नंबरिंग दे दी 1 2 3 4। यहाँ पे एन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप यहाँ पर इसको लिख लें, कॉलम में लिख लें, या फिर इसको नीचे रोज में लिख लें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, जैसे आपको अच्छा लगे। फिर एन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, नीचे लिख लें बस n इज इक्वल टू 200। सैम्पल हमारा इतना है। पी वैल्यू जो 1 स्टार का मतलब है तो लेस देन 0.05, और अगर 2 स्टार्स हैं तो इट मीन्स के लेस देन 0.01। तो ये दोनों वैल्यूज ही सिग्निफिकेंट होती हैं। हम जितने भी रिजल्ट्स देखेंगे उसमें यही देखना है कि वो सिग्निफिकेंट कौन से लेवल पे, 0.01 पे या 0.05 पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे फिर से नोट दिया है, कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट दिस लेवल एंड सिग्निफिकेंट एट दिस लेवल। और फिर टेबल 1 जो है आपका, जो भी टेबल नंबर होगा उस टेबल का नंबर दे के इस तरह से आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि किसका किसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है, उसकी आर वैल्यू क्या है। आर वैल्यू हम इसी को कहते हैं, ये जो आपने स्टार वाली वैल्यूज लिखी हुई थी ना, इसकी आर होगी कोरिलेशन वैल्यू। कोरिलेशन वैल्यूज होती हैं तो आपने इसी तरह से उसको लिख लेना है। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो बता दें कि वो सिग्निफिकेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है कोरिलेशन, तो वो उसी तरह से लिखते जाएंगे आप। तो इससे अब क्या हुआ, आपका जो पहला हाइपोथेसिस था वो हो गया, मतलब सिग्निफिकेंट है या अनसिग्निफिकेंट है, ये आप लोग अपने रिजल्ट्स को देख के उसे फाइंड आउट करते जाओ। ओके जी, अब हमारे पास ये हो गया कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है और उसको टेबल में किस तरह से लिखना है और उसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखनी है। नेक्स्ट हमारा इनका हाइपोथेसिस है, there is a significant impact of spiritual well-being on fatigue and general self-efficacy। स्पिरिचुअल वेलबींग का वो कह रहे हैं कि फटीग और जनरल सेल्फ एफिकेसी के ऊपर इफेक्ट होता है। तो अब देख लेते हैं कि पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, और इनका हाइपोथेसाइज्ड मॉडल भी हम ज़हन में रखेंगे ये चीज़। अब हमने क्या करना है, एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाके अब आप रिग्रेशन पे जाएंगे। रिग्रेशन में हम जाएंगे लीनियर पर। लीनियर में हमारे पास डिपेंडेंट, यहाँ पे याद रहे कि डिपेंडेंट में हम जस्ट एक ही वेरिएबल एट अ टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंडेंट है हमारे पास जनरल सेल्फ एफिकेसी,
ठीक है। और इंडिपेंडेंस को आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अगर हम तरतीब ध्यान में रखेंगे, रिलीजियस, और उसके बाद आती है इमोशनल, रिलीजियस, इमोशनल एंड ग्रेटिट्यूड। ये हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, 3 हैं। और डिपेंडेंट हम वन बाय वन करके सिलेक्ट करेंगे। अभी हम सेल्फ एफिकेसी के साथ देख रहे हैं उसका क्या रिग्रेशन, क्या इम्पैक्ट है। चलिए, ये हमारे पास अब इसकी वैल्यूज आ गई रिग्रेशन की। अब इसमें आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में वो यहाँ पर अब हमें जो पता लग रहा है कि स्पिरिचुअल वेल बीइंग का जनरल सेल्फ एफिकेसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल वेल बीइंग का एक इम्पैक्ट है कि 0.009 है। इट मीन कि ये 0.05 से ये वैल्यू कम है। तो दैट मीन्स कि ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है स्पिरिचुअल वेल बीइंग, इमोशनल स्पिरिचुअल वेल बीइंग का जनरल सेल्फ एफिकेसी के ऊपर। इसी तरह ग्रेटिट्यूड का भी सेल्फ एफिकेसी के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। जो वैल्यू है 0.01 से भी कम है, मतलब दैट इज सिग्निफिकेंट। अब हमें यहाँ पर और इसके अलावा क्या रिक्वायर्ड होता है, आर की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है और आर स्क्वायर की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। आर स्क्वायर की वैल्यू से हमें पता लगता है कि ये जो इम्पैक्ट है वो कितना है। इसको अब आपने टेबल में किस तरह से लिखना है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये आ गया हमारे पास लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस आ गया। इसमें हम बीटा वैल्यू लिखते हैं, स्टैंडर्ड एरर लिखते हैं, फिर बीटा वैल्यू, टी वैल्यू एंड पी वैल्यू। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है वो लिख देंगे जो हमने अभी सिलेक्ट किया, जनरल सेल्फ एफिकेसी। इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है, और उसके अलावा एफ वैल्यू क्या है, एंड पी इज लेस देन 0.05। ये वैल्यूज आपने खुद लिख देनी है। अब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि ये टेबल इंडिकेट करता है कि इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और ये कम्प्लीटली रिग्रेस्ट करता है एंग्जाइटी को। तो हमारा जो भी आपका जो भी वेरिएबल होगा आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि ये कम्प्लीटली आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेस्ट करता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0.120। इसका मतलब ये होता है दैट इंडिकेट्स पेयर रिलेशनशिप प्रिडिक्ट्स द डिप्रेशन 12%, मतलब 12% इसका इम्पैक्ट होता है डिप्रेशन का एंग्जाइटी के ऊपर। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती हैं इसकी परसेंटेज बना के आपने बता देना है कि ये 12%। तो आपके इस तरह से जितने भी रिग्रेशन के एनालिसिस होंगे आपने इसी तरह से उनको लिखते जाना। अगर आपके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मतलब सब टाइप्स हैं, फटीक की जैसे मैं देख रही हूँ, कश्यप की फटीक की टाइप्स हैं, तो मैं उनको अलग अलग से डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही लिखूंगी, और उसको जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको इस तरह से एक साथ लिख लिया मैंने। आपके 3 थे, मैंने आप तीनों को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, बीटा वैल्यू लिखेंगे, स्टैंडर्ड एरर लिखेंगे बीटा का, फिर बीटा वैल्यू, फिर टी पी एंड आर स्क्वायर वैल्यू। ये इस तरह से लिख दें, या फिर जैसे वो मैंने पहले टेबल में नीचे लिखा हुआ था उस तरह से लिख दें। इसके डिस्क्रिप्शन में नहीं कुछ लिखा हुआ, लेकिन जो मैं आपको पहले टेबल लिखा के गई हूँ उस तरह से आपने इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पे 0.077 आर स्क्वायर की वैल्यू, दैट मीन्स के 0.7% जो है वो इसका इम्पैक्ट है, जो भी इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट के ऊपर। खैर इसी तरह से आपने अपने बाकी सारे रिग्रेशन के एनालिसिस पूरे कर लेने हैं। मैं दोबारा से एनालाइज में जाऊँगी, रिग्रेशन में जाऊँगी, लीनियर में जाऊँगी, इंडिपेंडेंट को सॉरी इंडिपेंडेंट हमारे सेम रहेंगे, अब मैं डिपेंडेंट को वन बाय वन चेंज करती जाऊँगी और उनका रिजल्ट देखती जाऊँगी। फटीक का पहला सब स्केल, ओके, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट आया है। स्पिरिचुअल इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग का जो है वो जनरल फटीक के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ओके।
फिर एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। अब जनरल फटीग को मैं वापस सेट करती हूँ और इससे नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल फटीग। फिजिकल फटीग के साथ ओके, तो ये भी हमारा रिलेशनशिप इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग का इम्पैक्ट होता है फिजिकल फटीग के ऊपर। ओके, यहाँ से आपने आर स्क्वायर की और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यूज यहाँ से आपने उठा लेनी है। बाकी सारी ये नीचे वाले टेबल में लिखे हुए हैं, स्टैंडर्डाइज्ड, अनस्टैंडर्डाइज्ड, बीटा टी वैल्यू एंड पी वैल्यू। सिग्निफिकेंट वैल्यू को ही पी वैल्यू कहते हैं। एनालाइज में जाके नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं। एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। अब फिजिकल फटीग को वापस डालते हैं और नेक्स्ट वेरिएबल उठाते हैं इंडिपेंडेंट इमोशनल फटीग। ओके, इमोशनल फटीग में भी हमारा अगेन इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग का इमोशनल फटीग के ऊपर इम्पैक्ट होता है। फिर एनालाइज में जाएंगे, रिग्रेशन में जाएंगे, लीनियर में जाएंगे, दोबारा से वेरिएबल को चेंज करेंगे डिपेंडेंट मेंटल फटीग के साथ। ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद स्पिरिचुअल वेलबींग का अगेन पॉजिटिव इम्पैक्ट है मेंटल फटीग के ऊपर। ओके, मेंटल फटीग को लेके जाते हैं वापस और हमारा नेक्स्ट है विगर। विगर के साथ हमारा विगर फटीग में हमारा इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है और ग्रेटिट्यूड का भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। यहाँ से इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू से आपको देख के पता लगेगा कि इम्पैक्ट है या नहीं है तो कितना है। ओके, अब हमारे पास एक लास्ट वेरिएबल रह गया जिसका हमने रिग्रेशन या इम्पैक्ट चेक करना है, वो है हमारी टोटल फटीग जो हमने कैलकुलेट की हुई है। ओके, इसका हम अभी इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग का अगर हम ओवरऑल फटीग पर देखें तो उस पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है, 10% सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ओवरऑल। तो ये हो गया हमारा रिग्रेशन का। अब आपने अपने हाइपोथेसिस में बताया हुआ है। अब हम ये जो इम्पैक्ट चेक कर रहे थे इस सारे रिलेशनशिप का, आपके इस हाइपोथेसाइज मॉडल का, वो हमने सेट चेक कर लिया सारा। हमने इम्पैक्ट भी देख लिया, हमने इसका रिलेशनशिप भी देख लिया। अब यहाँ पर आप बात कर रहे हो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब आप अपने रिजल्ट्स को देख के यहाँ के इसकी वर्डिंग में चेंज कर लें कि वो इम्पैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से आपने देख लिया। अगर नेगेटिव का साइन लगा हुआ तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर पॉजिटिव कोई साइन नहीं है तो दैट मीन पॉजिटिव। तो आप उसको देख के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन वर्ड्स को चेंज कर लें, पॉजिटिव और नेगेटिव को चेंज कर लें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आप एक और हाइपोथेसिस ऐड करें कि इनका जो लेवल है सेल्फ एफिकेसी का या फटीग का, ग्रेटिट्यूड का, ये मेल और फीमेल्स में डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का एक हाइपोथेसिस ऐड करें ताकि हम जेंडर वाइज थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स को भी चेक कर लें कि क्या मेल और फीमेल में डिफरेंस है या नहीं है। उसके लिए क्या करना है, एनालाइज में जाना है, कंपेयर मीन्स में जाना है, वन इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, जहाँ पर अब आप बाय जेंडर चेक करना चाह रहे हैं तो जेंडर को सिलेक्ट करके आप ग्रुपिंग वेरिएबल में डालें, डिफाइन ग्रुप्स में जाके 1 कर दें और फिर 2 कर दें। इसको हम करते हैं कंटिन्यू। उसके बाद हमारे जितने भी ये सारे स्केल्स हैं इन सब को आप सिलेक्ट करें। यहाँ तक। अब हम मेल और फीमेल का डिफरेंस जो है बाय मीन हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये अब हमारे पास आ गया है ग्रेटिट्यूड मेल और फीमेल में कितना है, मीन वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी इसका मतलब कि उसमें उस वेरिएबल का लेवल ज़्यादा है।
ठीक है, तो यहाँ से बाय मीन हम चेक करेंगे इसमें किस में ज़्यादा है। मेंटल फटीग है तो फीमेल्स में ज़्यादा है, स्पिरिचुअल वेल बीइंग है तो वो ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, स्पिरिचुअल वेल बीइंग है तो वो भी बस पॉइंट का फ़र्क है। अब देखें सिग्निफिकेंट है या नहीं है, जहाँ से पता लगता है कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इक्वल वेरिएंस एज्यूम अगर हम करें तो ये ग्रेटिट्यूड सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ग्रेटिट्यूड सिग्निफिकेंट डिफरेंस है 0.001। अब ये है किसमें ज़्यादा, फीमेल्स में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसकी मीन वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं 0.032, मतलब जनरल फटीग आती है, इसमें भी वो बता रहे हैं कि अगर हम इक्वल वेरिएंस एज्यूम नहीं करते तो ये लेवल सिग्निफिकेंट है, किसमें है तो जनरल फटीग, मतलब ये भी फीमेल्स में ज़्यादा है। इसी तरह से आपने ये सारी वैल्यूज देखते जाना है। फिजिकल फटीग में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास 0.023 है, 0.05 से लेस है ये वैल्यू। इसी तरह से 0.038 है हमारे पास ओवरऑल फटीग, ये भी डिफरेंस आ रहा है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, किस में ज़्यादा है ये आप मीन वाले टेबल में देख लेंगे जाके। फिर हमारे पास स्पिरिचुअल वेल बीइंग, जो इमोशनल स्पिरिचुअल वेल बीइंग है, ये भी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, तो ये भी हम इसके ऊपर जो हमारा मीन टेबल है स्पिरिचुअल वेल बीइंग, इसमें आप देख लेंगे फीमेल्स में ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है और फीमेल्स में ज़्यादा है ये लेवल। तो इस तरह से आपका जो चौथा हाइपोथेसिस होगा उसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट, मतलब हम बाय जेंडर डिफरेंस चेक कर रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टडिंग वेरिएबल्स है वो किस में लेवल ज़्यादा है और किस में हाई। तो हमें आप कह सकते हैं कि फटीग का लेवल फीमेल्स में हाई होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। इसी तरह से ग्रेटिट्यूड लेवल इज़ हाई अमंग मेल्स, हाई अमंग फीमेल्स रादर देन मेल्स। इस तरह से करके आपका हाइपोथेसिस बन जाएगा और वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स भी उसके आएंगे। फटीग में जिनका सिग्निफिकेंट नहीं है उन सब का बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वाइवे के दौरान आपको पता हो कि किस तरह की फटीग का लेवल सिग्निफिकेंट था और किसका नहीं था। ठीक हो गया ये। अब हमने चेक किया था अपने, सिर्फ हमने जेंडर को चेक किया, जेंडर के अलावा अब हम इसमें फैमिली टाइप को चेक कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियर है या एक्सटेंडेड फैमिली है, उसमें चेक कर लें। बाकी समय मैंने चेक किया था तो कहीं पे कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन आया नहीं, इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया। आपको सिर्फ बता रही थी बाय जेंडर हमारे पास डिफरेंस आया था और फैमिली टाइप में थोड़ा सा डिफरेंस आया था। फैमिली टाइप्स फैमिली टाइप नहीं है, रिलेशनशिप स्टेटस है आई थिंक सो। आपने 4 बताए हैं लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो सिर्फ 2 का है, मतलब मैरिड और सिंगल। तो मैंने जस्ट 2 ग्रुप्स को डिफाइन किया है यहाँ पे, मुझे पहले 2 ग्रुप्स ही चाहिए क्योंकि आपके पास नंबर 3 या 4 जो भी कैटेगरीज हैं उस पर कोई डाटा नहीं है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, 2 कैटेगरीज हैं तो हम टी टेस्ट लगाते हैं। अगर 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं तो फिर हम उसके ऊपर अनोवा लगाते हैं। तो आपके मैंने कहीं भी अनोवा नहीं लगाया। चलें इसको ओके करते हैं। यहाँ पर अब ये हमारे पास मीन वैल्यूज़ आ गई हैं, सिंगल और मैरिड में डिफरेंस आ गया है। यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया है जनरल फटीग में, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है 0.005 है, मतलब 0.05 से लेस है इसकी वैल्यू। जनरल फटीग अब किस में ज़्यादा है, बाय मीन हम चेक करते हैं किसका, मैरिड में, नहीं सॉरी, हाँ सिंगल में, सिंगल में मीन वैल्यू ज़्यादा है तो दैट मीन्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ फटीग which is high in singles। ओके उसके बाद अब हमारे पास और कहाँ पे सिग्निफिकेंट आया है 0.10, ये भी 0.05 से लेस है वैल्यू, तो मतलब मेंटल फटीग भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और ये किस में ज़्यादा है या बाय मीन चेक कर लेंगे। टोटल फटीग भी हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है 0.015 है, तो ये किस में ज़्यादा है ये लेवल ये आप चेक कर लेंगे।
तो यहाँ पर आप एक और वेरिएबल आपका और हाइपोथेसिस बन जाएंगे कि ग्रेटिट्यूड और सेल्फ फटीग का लेवल जो होता है वो फीमेल्स में हाई, सिंगल्स में हाई होता है एज कंपेयर टू मैरिड। तो ये दो वेरिएबल, दो हाइपोथेसिस इसके बन जाएंगे कि एक ग्रेटिट्यूड के साथ और एक आपका फटीग के साथ। और इसी तरह से जो मेल एंड फीमेल का है, दो हाइपोथेसिस उसके बन जाएंगे, एक ग्रेटिट्यूड के साथ और एक आपका फटीग के साथ। तो यहाँ तक आपके जितने भी एनालिसिस थे वो सारे ख़त्म होते हैं और इसको मैं सेव कर देती हूँ आपकी आउटपुट फाइल को। फाइनल आउटपुट के नाम से मैं आपकी ये फाइल सेव कर रही हूँ। यहाँ से देख देख के आपने सारे टेबल्स जो हैं अपने लिख लेने हैं। अब टी टेबल को हमें किस तरह से लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास की टेबल्स होते हैं। ये जितने भी हमने वेरिएबल्स में डिफरेंस चेक किया, मेल फीमेल में, इस तरह से आप उसकी हेडिंग दे देंगे। आप अपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग उसकी एन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नीचे लिख रहे हैं कि ये 200 है। सैम्पल साइज को कहते हैं, जो भी सैम्पल साइज। मीन लिख रहे हैं यहाँ पे, मेल्स में कितना है, फीमेल्स में कितना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी टी वैल्यू एंड पी वैल्यू। तो ये चीज़ें आपने इस टेबल के अंदर नोट कर लेनी है अपनी आउटपुट फाइल में से देख देख के। तो इस तरह से ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसको यहाँ से इसी तरह से आपने फॉलो करके उसकी वर्डिंग को चेंज करके आपने। तो इस तरह से आपका ये एनालिसिस पूरा होता है। अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ जो इस केसेस के बाद होती है कि हमने जो हाइपोथेसाइज मॉडल बनाया है, हम उस मॉडल को कि वो फिट है या नहीं है, हम उसका एक और टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। हम उसमें उसके मॉडल्स बना रहे हैं उसी तरतीब से जिस तरह से आपने अपना मॉडल बनाया हुआ। ओके, अब उसमें जाना जो मैं सॉफ्टवेयर जो भी रन करूँगी वो आपका तो मैंने कर लिया होगा कश्यप, लेकिन जिसका नेक्स्ट मैं करूँगी उसकी मैं करने से पहले रिकॉर्डिंग करती जाऊँगी कि वो मैंने किस तरह से किया। उसके लिए यहाँ पे एक मैं आपको बता देती हूँ कि फाइल हम ओपन करके इसको हम सेव एज कर देते हैं। यहाँ से इसको XLS टाइप में 97 to 2003 इसको सिलेक्ट करके हम इसको सेव एज कर देते हैं। मतलब एक्सेल की फाइल में इसी डाटा सेट को हमें पहले सेव करना पड़ता है दूसरे सॉफ्टवेयर में इसको रन करवाने के लिए। अब उसमें हमारे पास किस तरह से होगा, ये पहला मॉडल मैंने बनाया था, पहला ये मॉडल वही है जो आपने अपना हाइपोथेसाइज मॉडल दिया होगा, उसी को देख के मैंने बनाया था। मतलब आपका ग्रेटिट्यूड, आपका इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग या रिलीजियस स्पिरिचुअल वेलबींग का, आपकी जनरल सेल्फ एफिकेसी, फिर जनरल फटीग, फिजिकल फटीग, इमोशनल फटीग, मेंटल फटीग, विगर फटीग एंड ओवरऑल फटीग। ये सारे वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे ओपन करके इसके यहाँ पे एरोज सारे ड्रॉ किए और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सारा एक दूसरे के साथ जंगल हो गया होगा, वैल्यूज़ पता नहीं लग रही, तो मैंने अब इसको ओपन कर दिया आपने नेक्स्ट मॉडल में। तो नेक्स्ट मॉडल में अब मैंने क्या किया, सिर्फ एक को उठाया, पहले ग्रेटिट्यूड को लिया, उसका सबके साथ इम्पैक्ट चेक किया। यहाँ पर अब इन्होंने इसकी बीटा वैल्यू भी दे दी हुई है और पी वैल्यू भी दे दी हुई है। P इज लेस देन 0.01, इसका मतलब है कि इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है 0.000। तो जहाँ पे ऐसी वैल्यू होती है तो वहाँ पे वो कह देते हैं लेस देन 0.1। लेकिन यहाँ पर देखें P इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो 0.05 से कम है, ऑलमोस्ट सिर्फ एक का ज़्यादा है 0.012, बाकी सब का सिग्निफिकेंट रिलेशन है। अब ये मॉडल फिट है या नहीं है, इसके कुछ मॉडल फिट एंडाइसिस होते हैं, वो मैंने कल आपको एक स्क्रीनशॉट में सेंड किए थे। उसमें वो पूरी फिगर को अगर आप स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो उससे पता लगता है कि ये हमारा मॉडल फिट है या नहीं है। तो पहले मैंने ग्रेटिट्यूड को चेक किया, जैसा कि आपके अपने
मॉडल में आपने बात की हुई है। ये जो भी रिजल्ट्स थे हम चेक कर रहे थे आपकी सेकंड हाइपोथेसिस को फर्दर वेरीफाई करने के लिए कि क्या इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है या नहीं है, और जो हमने हाइपोथेसाइज ये मॉडल बनाया है ये मॉडल फिट है या नहीं है। तो हमने एसपीएससी से भी रन किया, फर्दर वेरीफाई किया हमने इसको मॉडल बना के। उस मॉडल को हम कहते हैं SEM, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल। आपको जो मैंने मेथड्स का चैप्टर दिया था उसमें भी SEM का जिक्र होगा, तो आप SEM को ज़रूर डालिएगा, उसमें लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने SPSS भी रन किया है और SEM भी रन किया है थ्रू रैप PLS। ठीक है। अब मैंने स्पिरिचुअल ग्रेटिट्यूड के साथ मैंने इसका एक मॉडल बनाया। अब मैं इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग के साथ ये सारे डिपेंडेंट चेक करूँगी, और फिर रिलीजियस के साथ मैं ये सारे डिपेंडेंट चेक करूँगी अपने मॉडल में। ग्रेटिट्यूड के साथ ये मॉडल आ गया। फिर हमारा रिलीजियस स्पिरिचुअल वेलबींग के साथ ये सारे इम्पैक्ट आ गए। इन सबको मैंने ओपन किया हुआ है फटीक के सब वेरिएबल्स को, ये चेक किया, ये भी एक बेहतरीन फिट हो रहा है मॉडल। सबकी पी वैल्यूज लेस देन 0.1 है और लेस देन 0.05 है। फिर ये इसके बाद हमारा लास्ट मॉडल था इमोशनल स्पिरिचुअल वेलबींग के साथ, ये भी एक मॉडल फिट हो गया। ये सारा मॉडल्स जब आप आपके पास आ जाएंगे तो आपने अब इसको लिखना किस तरह से। ये तो आपके पास हो गया रिग्रेशन के मॉडल्स आ गए, कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन के। ठीक है, ये भी मेरे पास रिग्रेशन के मॉडल्स हैं। रिग्रेशन जिस तरह से जितने आपके मॉडल्स हमने चेक किए हैं ना उतने ही आपके ये टेबल्स बनेंगे। ये बात याद है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल हम एक एक करके उठा रहे हैं, एक एक के ऊपर हम सारे इंडिपेंडेंट्स का इफेक्ट चेक कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये हमारा एक टेबल बनता है कि जो भी हमने मॉडल बनाए हैं उसकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं। ओवरऑल फिट मेजरमेंट्स ऑफ मॉडल 1, 2 एंड 3। आपके भी मॉडल 3 मॉडल्स होंगे, वो जिसमें मैंने सारे वेरिएबल्स डाल दिए, सब कुछ जंबल सा हो गया, वो आपने नहीं डालना। जो अलग अलग ओपन किए हुए हैं उनको आपने डालना है। ठीक है, हाँ बेशक उसको भी डाल दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर उसके मॉडल्स की वैल्यूज़ एंड पी वैल्यूज़ तो हम दे रहे हैं ना। तो वो मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट सेंड करूँगी उन इंडाइसिस के, वहाँ से आपने ये वैल्यूज़ उठाते जाना है। इस तरह का टेबल बनाना है मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 का, कि इनकी ये वैल्यूज़ हैं और ये इनकी पी वैल्यूज़ आई हैं। आपके मॉडल की ये वैल्यूज़ हैं और ये पी वैल्यूज़ हैं, और ये एक्सेप्टेबल कब होगा, वो जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी इसी तरह से आपने उसको लिखते जाना है। तो ये 3 आप उसकी चीज़ें उठाएँ और यहाँ पे लिखते जाएँ। VIF अगर आपके पास वैल्यू नहीं शो हो रही तो आप इसको दूसरी वैल्यूज़ भी उठा लेते हैं। वो मेरे ख्याल 5, 6, 7, 8 वैल्यूज़ हैं, इनमें से कोई भी उठा लें और फिर उसको गूगल में देख लें कि एक्चुअल में ये क्या होता है। तो इन वैल्यू से पता लगता है कि हमारा मॉडल जो है वो फिट है। पी वैल्यू इससे लेस है, पी इससे एक्सेप्ट है या नहीं, या आइडियली इतनी होनी चाहिए लेकिन हमारी एक्सेप्टेबल है, तो लाइक दिस एंड दैट। ये हम टेबल्स बनाने के बाद हम ये मॉडल दे देंगे। वो पिक्चर्स में आपको इसकी सेंड करेंगे क्योंकि ये पिक्चर में सेव होता है। आपने इस पिक्चर को इसी तरह से डालना है, फिगर को डालना है। नीचे आपने फिगर का नाम लिखना है और उसको इसी तरह से डिफाइन कर देना है। क्योंकि यहाँ पर पूरा नाम हम नहीं लिख सकते, तो आप भी इसी तरह से बताओगे कि इसमें इस लफ्ज़ का क्या मतलब है। जैसे मेरे पास एज तो खैर पूरी ही नज़र आ रही है, ATP लिखा हुआ है, तो ATP मतलब अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल हो गया। NA मतलब नेगेटिव इफेक्ट। EC एफर्ट पुट कंट्रोल। इसी तरह से आपके फटीग के सब स्किल्स हैं, तो आपने उनका लाजमी नीचे लिखना है कि इसका मतलब क्या है, ताकि पढ़ने वाले के लिए आसानी हो जाए। इसको हम कहते हैं PLS SEM मॉडल। तो ये जितने भी मॉडल्स होंगे उनको आपने इस तरह से नाम लिखना है। इसमें आपके मॉडरेटर्स नहीं हैं तो आपने मॉडरेटर्स नहीं डालने। तो पहला ये हो गया, फिगर का नाम लिख लेना है, फिर नोट में लिख देना है कि ये क्या है, और उसके बाद ये किसकी एब्रीविएशन से है वो लिख देना है। तो आपकी ये फिगर्स के रिजल्ट जो है वो सारे कंप्लीट होते जाएंगे। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पहले आप रिग्रेशन के टेबल्स डाल रही हैं, फिर
मतलब जो हमने SPSS में रन किया। उसके बाद हम इसके मॉडल फिट एंड डाइसिस के टेबल बना रहे हैं, जिसके मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूँगी। फिर आप उसके फिगर्स डाल रही हैं। इन सब के बाद आपने वो डिफरेंस वाला चेक करना है, जिसमें हम टी टेस्ट लगा रहे हैं ना, वो इसके बाद वो वाली टेबल डालनी है, क्योंकि पहले तो आपका सेकेंड हाइपोथेसिस को हम वेरीफाई कर रहे हैं ना हर तरह से। उसके बाद हम अपने डेमोग्राफिक्स में चेक कर रहे हैं कि अच्छा डेमोग्राफिक्स में भी ये चीज़ हमारे पास देखने में आई है। ठीक हो गया। फिर यहाँ तक आपके रिजल्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप आते हो डिस्कशन पे। डिस्कशन में अब हमने किस तरह से लिखना है, टेबल की तरतीब से, हाइपोथेसिस की तरतीब से हमारे टेबल्स हैं, और उन टेबल्स की तरतीब से ही हमने डिस्कशन लिखनी है कि पहला टेबल क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। क्या होता है, ऊपर एक लॉक है। पहले तो हम बता रहे हैं कि इन सारे स्केल्स की रिलायबिलिटी कितनी है, डिस्कशन में हमने वो बता दी। फिर हम देख रहे हैं कि हमने हेडिंग दे दी मैंने कि मैंने रिलेशनशिप चेक करी मीन इनके दरमियान, तो हमारे पास रिलेशनशिप टेबल नंबर ये है, और वो क्या क्या बता रहा है उसकी पूरी डिटेल लिख देनी है। और उसके बाद उससे रेलेवेंट एक या दो स्टडीज आपने लिटरेचर से उठानी है जो कहती हैं कि हाँ इस तरह का रिलेशन है, वो थोड़ी सी आपने उसका क्या कहते हैं लिटरेचर डालना है थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ तक तो अपने रिजल्ट्स लिख दिए, लेकिन नेक्स्ट मैंने 2 लाइन्स लिखी है। यहाँ पर मैंने 1-2 लाइन्स लिख दी हैं। दीज कोरिलेशंस वाज इन लाइन विद द प्रीवियस लिटरेचर। ठीक है, ये सारे कोरिलेशन जो हैं वो हमारे प्रीवियस लिटरेचर के साथ भी इन लाइन कर रहे हैं, लिटरेचर भी यही कहता है। फिर आगे मैंने उसकी साइटेशन दे दी है। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट उठाया है इम्पैक्ट का, रिग्रेशन के मेरे पास जो भी टेस्ट है कि इम्पैक्ट होता है इसका इस वेरिएबल के ऊपर। फिर अगेन मैंने फिर उसी का जो है वो एक लिटरेचर डाल दिया है कि एज फॉलोड बाय दिस। ठीक है, ये सारे डिटेल्स लिखने के बाद टेबल की सारी डिटेल्स लिखनी है मैंने क्या है। फिर उसके बता दिया है कि ये वाला था, उसने भी इस इतने सैंपल को स्टडी कर किया था, और उसका ये वाला लेवल नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, ये उसने आइडेंटिफाई किया। मतलब यहाँ पे मैंने फिर उसके थोड़ा डिटेल में लिटरेचर डाल दिए। तो ये एक लिटरेचर आ गया हमारे पास। इसी तरह से मुझे एक और इसी रिजल्ट से रेलेवेंट एक लिटरेचर मिल गया, तो मैंने उसको भी डाल दिया। दीज रिजल्ट्स वर आल्सो इन लाइन विद द पास्ट रिसर्चेस। पास्ट रिसर्चेस में भी ये रिजल्ट जो है वो हमारे इन लाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से करके आप सारे डिस्कशंस की हेडिंग देते जाएं, उस पे टेबल को डिस्क्राइब करते जाएं, और उससे रिलेटेड जो है वो लिटरेचर ऐड करते जाएं। तो ये आपकी डिस्कशन इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगी। डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद अब आपके पास अगला काम हेडिंग्स आपने खुद बनाते जाना है। जितने भी आपके टेबल्स हैं, चाहे वो इम्पैक्ट के हैं, डिफरेंस के हैं, या फिर आपके मॉडल्स हैं। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखते जाना। डिस्कशन कंप्लीट होती है, फिर आप कंक्लूड कर लेते हैं अपनी स्टडीज़ को कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला है सारा, उसके थोड़ा सा आप लिख दें 1 से 1.5 पेज 2 पेज। फिर आपकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या हैं स्टडी की, वो डाल दें। फिर इम्प्लीकेशंस या सजेशंस क्या हैं उसको ऐड कर दें अपनी थीसिस के लास्ट में। ठीक है, फिर आपके पास आ जाते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस को इस तरह से आपने सारे सेट कर लेना। रेफरेंसेस के बाद आपके पास आता है चलो अपेंडाइसिस की। फिर रेफरेंसेस के बाद आप एक पूरे पेज के दरमियान में लिख देंगे अपेंडाइसिस। अपेंडाइसिस के बाद आपका जो भी इन्फॉर्म कॉन्सेंट होता है वो एक पेज पर डालेंगे।
ठीक है, फिर आपका सेकंड होता है अपेंडिक्स 2 का नाम देंगे उसको। अपेंडिक्स 2 में आपके पास आपके डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं, उसको एक पेज पे आप डालेंगे। फिर आपके जो भी स्केल्स हैं उनको अपेंडिक्स 3, 4, 5, 6 डाल के उसको आप इस तरह से अलग अलग पेज पे उसको डालेंगे। अगर टाइप नहीं है तो उसको टाइप करना पड़ेगा आपको प्रॉपर। अगर सिर्फ बाई लैंग्वेज होगी, सॉरी बाई लैंग्वेज नहीं होगी, यूनी लैंग्वेज होगी, इंग्लिश में रखें सबको या फिर सबको उर्दू में रखेंगे। तो इस तरह से करके आपके जितने भी स्किल्स हैं वो सारे लास्ट में ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपका थीसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये परमिशन लेटर्स क्योंकि हमें बीएस में इसकी रिक्वायर्ड नहीं होते परमिशन लेटर्स, ये एमफिल में इनकी ज़रूरत होती है, तो आप ज़ाहिर है ये नहीं डालेंगे। तो आपके पास जस्ट स्किल्स तक आपने अपने सारे एनालिसिस ऐड कर देने हैं थीसिस के लास्ट में। तो इस तरह से आपका जो थीसिस है वो कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आप लोग इसको अब सक्सेसफुली कर लोगे। मैं ये सारा कुछ आपको सेंड कर देती हूँ, तो इसको देख के आप थीसिस कंप्लीट कर लो फटाफट। अल्लाह हाफ़िज़।